क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि ट्राइंगल एबीसी इज मैथमेटिकली सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीडी। मैंने आपको देखो सिमिलैरिटी में एक बड़ा इजी वे इसका बताया था कि वो कह रहे हैं आपने अब सारी लेंथ्स दी हुई है। ए बी 5 cm दिया हुआ है, दिस इज 5 cm। ए सी 7 cm दिया हुआ है और बी सी 8 cm है। ये सारी लेंथ्स आपको यहाँ पे गिवन है। अब हमें वो कहता है कि कैलकुलेट करो बी डी। तो गौर कीजिएगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज मैथमेटिकली सिमिलर टू सी बी डी। अब देखो ए बी सी जो है वो कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है टू ट्राइंगल सी बी डी। मैंने आपको क्या कहा था बच्चों कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं और हमसे कोई अननोन लेंथ मांगे तो सिमिलैरिटी के 3 रूल्स याद हैं कि अगर ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स का रेशो इक्वल होता है। अब देखो ए बी इज कॉरिस्पॉन्डिंग टू सी बी, तो मैं ए बी अपॉन सी बी की लंबाई का रेशो लूंगा, ये रेशो इक्वल होगा टू बी सी की लेंथ। बी सी जो है वो फिर इधर बी डी के रेशो के साथ होगा, बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू, अब ये आता है ए सी अपॉन सी डी। तो इस तरह आपने देखो ये करना है कि फर्स्ट टू अल्फाबेट्स और फर्स्ट टू अल्फाबेट्स ए बी अपॉन सी बी इनका रेशो और बी सी अपॉन बी डी इनका रेशो और ए सी अपॉन सी डी इनका रेशो, ये हमेशा बिल्कुल बराबर होगा। अब गौर कीजिएगा कि जब यहां तक आपने इसको देखा तो ए बी अपॉन सी बी का आंसर क्या आता है। नाउ सी ए बी की लंबाई कितनी आपको दी हुई है, ए बी इज 5 cm। ए बी इज 5 ओवर सी बी या बी सी, बात तो एक ही है ना, 8 ही है। तो ए बी अपॉन सी बी, देखिए ए बी इज 5 cm और सी बी जो है दैट इज सी बी या बी सी इज 8 cm, वो मैंने यहां लिख इक्वल टू, हमने बी डी फाइंड करना है ना। तो अब बी सी की लंबाई कितनी आ रही, देखिए आपके पास बी सी की लंबाई दोबारा रिपीट हो रही है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको 8 लिखो अपॉन बी डी की लेंथ आपने कैलकुलेट करनी थी तो बी डी को ऐसे ही रहने दो। तो अब आप देखो ना यहाँ पे आपके पास एक फ्रैक्शन बन गया। तो अब 5/8 इक्वल टू 8 बी डी को मैं इधर से फाइंड कर लूं तो बी डी वुड बी इक्वल टू कितना, सी 5 टाइम्स बी डी इक्वल टू 8 × 8। तो अब मुझे ये बताओ कि बी 5 टाइम्स बी डी इक्वल टू 64 एंड बी डी विल बी इक्वल टू 64/5। तो अब बी डी का आंसर हमारे पास 64/5 आएगा। तो ये 64 आ गया और ये 5 आ गया, तो मैं इसको चूंकि फुली डिवाइड नहीं कर सकता तो 5 1 टाइम्स 5, देयर इज 1 लेफ्ट, ऊपर से 14 आ गया। नाउ 5 2s आर 10, माइनस किया 4 बचा और जैसे ही ऊपर से ये एक फिगर नीचे कॉपी किया, फर्स्ट डेसिमल प्लेस हुआ तो डॉट ऊपर चला जाएगा और ये 5 8s आर 40, इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि बी डी विल बी 12.8 सेंटीमीटर्स, ये हमारा आंसर ऐसे आ जाए। तो अब आपके पास ये जो जवाब बनता है कि ये बी डी इज 12.8 सेंटीमीटर्स ऐसे करके। अब इसने देखो इवन 64/5 तक भी अलाउ किया हुआ है, बट आप इन लीनियंसीज पे काउंट ना करें, जो प्रॉपर तरीका सिखाया हुआ है आप वही करो। तो याद आया कि सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि अगर लेंथ्स ढूंढने को कह रहे हैं तो फिर ए बी सी और सी बी डी अगर सिमिलर हैं तो फर्स्ट टू अल्फाबेट्स अपॉन फर्स्ट टू अल्फाबेट्स इनका रेशो, देन सेकंड टू अल्फाबेट्स अपॉन सेकंड टू अल्फाबेट्स, फर्स्ट थर्ड अल्फाबेट ओवर फर्स्ट थर्ड अल्फाबेट, ये रेशो इनकी बराबर होगी। तो फिर आप वैल्यूज इस तरह लिख लो, जो अननोन फाइंड करना है उसको आप सब्जेक्ट बना लो। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, देखिए इट सेज के द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आर is twice its width. The length of the rectangle R is twice its width. कहता है rectangle R has a perimeter of 20.4 centimeters. मुझे एक बात बताएं कि length of the rectangle R twice its width है। अगर rectangle R की length twice its width है तो मुझे बताइए कि अगर
मैं उसकी विड्थ को, देखें विड्थ को अगर मैं x बोल दूं, देखें ना, विड्थ को अगर हम x सेंटीमीटर्स बोल दें तो उसकी जो लेंथ है, कहता है द लेंथ इज ट्वाइस, तो उसकी लेंथ फिर कितनी होनी चाहिए? क्या उसकी लेंथ 2x नहीं हो जाएगी? इन लफ्जों को गौर करो। कहता है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस, तो लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। तो जिस चीज के डबल हो उस चीज को, सिंगल अमाउंट को x मान लो, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल r इज ट्वाइस। तो आप ये देखिए कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है दैट वुड बी 2 टाइम्स x। सेंटीमीटर्स कैसे कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं, तो ये 2x आ गया। और इसकी जो विड्थ है यानी ब्रेड्थ, उसको हम x सेंटीमीटर्स मान लेते हैं। अब देखिए, वैसे अपनी समझ के लिए, अगर आप देख रहे हो कि ये लंबाई 2x है और ये लंबाई x है, तो गौर करो फिर कि ये लंबाई भी कितनी होगी? दिस विल बी 2x, ये 2x आ जाएगा। और ये आपके पास चौड़ाई जो है, ये आपके पास x सेंटीमीटर्स, ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो ये आ गया आपके पास 2x और ये x, और इस तरह ये भी लंबाई 2x और ये चौड़ाई x हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये है, अब आपने जाहिर है उसको P2 है तो कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल इसमें आप करेंगे। कहते हैं रेक्टेंगल R हैज अ पेरीमीटर ऑफ 20.4 सेंटीमीटर्स। अब इसका पेरीमीटर देखिए आपके पास कितना दिया हुआ है उसने। इस रेक्टेंगल R का पेरीमीटर जो है वो 20.4 सेंटीमीटर्स है। अब सवाल ये है कि हमने, वो कहता है कि फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल R, 2 मार्क्स का ही। तो एक बात बताओ, अगर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है पेरीमीटर किसको कहते हैं? जरा बताइए, पेरीमीटर क्या इस सारे शेडेड इलाके को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो इसका कौन है? ये तो इसका एरिया है ना। पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपने उस शेप की ये चारों बाउंड्रीज, इनका टोटल सम लेना। तो गौर करो, 20.4 का मतलब है कि दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, दिस विल बी 20.4। तो मुझे ये बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू गिवन है, तो फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लगता है? देखिए, पी ऑफ रेक्टेंगल वुड बी 2 × L + B। अच्छा देखो, मैं फिर यहाँ से थोड़ी स्पेस को छोड़ रहा होता हूँ। आप बिल्कुल इधर से ना, कोने से यहां से शुरू करके यूं जाते जाओ, फिर जगह इधर खत्म हो तो फिर ये स्टेप्स यहां तक कर लो। ठीक है। फिर इधर इस जगह को भी यूटिलाइज कर सकते। बस ये जगह नीट एंड क्लीन जरा रखना कि इसमें अपना जवाब इसमें फिलअप कर लिया जाए। ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो है, ये आपके पास आ जाएगा कितना? 20.4। तो ये 2 × लेंथ उसकी 2x है प्लस ब्रेड्थ उसकी x है। देखो, 2 की जगह 2 आ गया, लेंथ इज 2x प्लस ब्रेड्थ इज x। ठीक है। तो अब, अच्छा, अब इसका जो इजियर वे था, 2 रास्ते थे, याद है बच्चों? एक तो ये कर सकते हैं कि देखो, जब आपको पेरीमीटर या इस साइड वाली क्वांटिटी पता हो और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दें, ये भी किया जा सकता है। या फिर ये 2x प्लस x को 3x बना के उसको × 2 यूं भी कर सकते हैं। तो अगर सिंपल मैथ्स करता तो फिर तो इसको यूं करता ना, 20.4 = 2 × 2। अब ये 2x प्लस x जो है ये 3x आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में ये 2x × 3 ये बन जाएगा 20.4 = 6x, एंड देन x वुड बी 20.4/6। तो x का जवाब आप कैलकुलेटर पे आप देखोगे कि ये आएगा 20.6 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। तो ये, सॉरी, 20.4
डिवाइड बाय 6 आएगा तो दिस विल बी 3.4 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3.4 सेंटीमीटर्स ये आ जाएगी। अब जरा सुनना, एक तो ये रास्ता था, दूसरा ये हो सकता था कि आप इसी 20.4 के स्टेप में इस 2 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस पार ले जाके डिवाइड करते, तो 20.4/2, तो ये 2x प्लस x आता है ऐसे करके, तो 20.4/2 का जवाब 10.2 आ जाता। तो ये 10.2 इक्वल टू 3x, और फिर x इक्वल टू 10.2/3, इससे भी जवाब वही निकलता। लेकिन गौर करो कि ये तो अभी x का आंसर एग्जैक्ट 3.4 आया। x कौन था? देखिए ये 3.4 cm x उसकी विड्थ थी। यस, ये तो अभी उसकी विड्थ निकली x, 3.4 सेंटीमीटर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो दिया हो तो फिर दोबारा ना लिखें। तो क्या चीज अभी मिसिंग है इसमें? लेंथ को ढूंढना है ना। तो लेंथ के लिए हम जाएंगे, दैट वाज 2x, तो फिर ये आएगा 2 इंटू 3.4 विच इज 6.8 आ जाएगा ना ये। तो ये आ जाएगा आपके पास 6.8। जी मैं देखता हूँ। तो ये 6.8 सेंटीमीटर्स ये इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात ये बताओ कि 6.8 सेंटीमीटर्स ये आपके पास ऐसे आ गई। ठीक है। तो इफ यू चेक द आंसर्स फ्रॉम द बैक, तो ये देखते हैं कि 8th का जो पार्ट ए था, देखिए उसने लेंथ 6.8 और विड्थ 3.4 ऐसे करके उसकी दी। अब जरा देखिए, तो ये वर्किंग का तरीका आपने इसमें यूं दिखाना था। ठीक है। तो अब देखो आपको पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस भी हो गया कि सीआईज का मैथ्स पेपर किस टाइप का, किस तरह आता है, कहाँ पे क्या लिखना है, किस तरह करना है, तो वो सब तरीकेकार हुए हैं। अब जरा देखिए इसका जो सेकंड पार्ट कहता है, रेक्टेंगल एस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू रेक्टेंगल आर। देखो, रेक्टेंगल एस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू रेक्टेंगल आर। रेक्टेंगल एस हैज अ पेरीमीटर ऑफ 30.6। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए जब ये बात करें कि एक शेप मैथमेटिकली सिमिलर है टू द अदर शेप, तो माइंड में क्या आता है? सिमिलर की बात करें तो दिमाग में कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी आने चाहिए। मैं क्विक सा आपको रिकॉल देता हूं कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी क्या थे। सिमिलैरिटी याद है 3 तरह से साबित होती है। पहला तरीका, टू प्रूव दैट शेप्स आर सिमिलर, आप क्या ले लें, आप रेशो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स ले लें। याद है पहला तरीका? ये चैप्टर अभी भी अपलोडेड है, इसको रिवाइज कर लो अगर आपको भूल रही है बात। तो पहला तरीका था कि रेशो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स लें। देखिए, टेक रेशो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स, इफ द रेशो इज इक्वल इन ऑल केसेस, अगर तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स के रेशोज बराबर आए तो इट मींस के शेप क्या होगी? इट मींस शेप्स आर सिमिलर। ये पहला तरीका था सिमिलैरिटी चेक करने का। याद आया? अच्छा, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि अगर शेप सिमिलर हैं, तो इफ द शेप्स आर सिमिलर, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग किनारों में जो एंगल्स होंगे, बिल्कुल सही, द एंगल्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स, यानी वो जो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स पे एंगल्स हैं वो सारे इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों शेप्स में कॉरेस्पॉन्डिंग किनारों में एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है। और तीसरा तरीका इन दो का कॉम्बो था कि अगर दो साइडों का रेशो बराबर हो और इंक्लूडेड एंगल बराबर हो तो भी सिमिलैरिटी हो सकती है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था
कि इफ शेप्स आर सिमिलर, अगर वो क्वेश्चन में बता दे कि शेप्स सिमिलर हैं, इफ द शेप्स आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर, तो इसका मतलब है कि रेशो बिटवीन कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स, रेशो बिटवीन कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स क्या होगा, विल बी कंसिडर्ड इक्वल। रेशो बिटवीन कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स विल बी कंसिडर्ड इक्वल। हम खुद उस रेशो को इक्वल मानकर कोई अननोन लेंथ निकाल लेंगे। दूसरा, एंगल्स इन द कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स, ठीक है, एंगल्स इन द कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स, ये भी आपस में क्या होंगे, दे विल बी इक्वल। और फिर आपको याद है कि जब शेप सिमिलर हो तो हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे कि सिमिलर शेप्स के अगर एरियाज का रेशो निकालें तो वो कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशोज का स्क्वायर होता है। याद है ये फॉर्मूला? और अगर उनके पेरीमीटर्स का रेशो ले तो P1 ओवर P2 इक्वल L1 ओवर L2, फिर उसमें कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं होता। अगर सिमिलर शेप्स के सरकमफ्रेंसेस का रेशो लें तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स का सिंपली रेशो लेते हैं, कोई ऊपर होल स्क्वायर या क्यूब नहीं करते। और अगर सिमिलर शेप्स हैं और उनके वॉल्यूम्स का रेशो लिया जाए तो कॉरिस्पॉन्डिंग रेशोज का आप होल क्यूब लेते हो। याद है? अगर सिमिलर शेप्स हों और उनके मैसेस का रेशो लें तो कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स का रेशो लेकर मैसेस में भी क्यूब लिया जाता है। ठीक है जी, उसका आने दो पेपर पहले, फिर साथ मिला के देख लेंगे। और अगर वेट्स का रेशो लें तो भी आप कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स का क्यूब लेते हो। फर्ज करो अगर आप दो सिमिलर शेप्स की कॉस्ट्स का रेशो लेते हैं तो कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशोस का क्यूब लेंगे। यानी एरियाज में, कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स की एरियाज में जब आप लेते हो तो एरियाज में स्क्वायर लेते हैं, ये इसके यूनिट से याद करवाया था, याद? और वॉल्यूम्स में क्यूब्स लेते हैं। तो एरियाज में स्क्वायर, वॉल्यूम्स में क्यूब, और सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में कोई स्क्वायर या क्यूब ऊपर नहीं किया जाता। ठीक है? और एक स्पेशल केस भी था, कुछ याद है सबको? व्हाट वाज दैट स्पेशल केस? कि व्हेन द शेप्स आर सिमिलर, यानी इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड दे हैव द सेम हाइट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू था, याद है? कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो और उनकी सेम हाइट हो तो फिर उनके एरियाज का रेशो लेते वक्त आप लेंथ्स की रेशो का भी स्क्वायर ऊपर टॉप पे नहीं करते। ये केस याद है? बड़ा रेयर आता है बट आता है, ये भी जहन में होना चाहिए इसका। चलिए सवाल, ये P2 की अर्लीज में कहीं ना कहीं आया होगा, तो हम देख भी लेते हैं इसको। तो यहां तक सिमिलैरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट सबको याद है? वो ये कहता है कि देखिए कि रेक्टेंगल एस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू रेक्टेंगल आर। अब वो कहते हैं देखो ये रेक्टेंगल आर था, कहता है उसके सिमिलर एक रेक्टेंगल एस है। तो अब वो ये कह रहा है कि रेक्टेंगल एस का पेरीमीटर 30.6 सेंटीमीटर्स है। तो आपने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एस फाइंड करना है। देखो इधर हम एक डेटा के तौर पे यहाँ पिक्चर्स बना लेते हैं इसकी। ठीक है? कि देखिए उसने इस तरह से दो रेक्टेंगल्स की बात की है। एक उसने यहाँ फर्ज कीजिए ऐसे उसने एक रेक्टेंगल बना लिया और एक दूसरा रेक्टेंगल ये है।
देखो रेक्टेंगल एस का पेरीमीटर 30.6 है, तो इसका मतलब है कि वो एक बिगर रेक्टेंगल होगा। ये आर वाला रेक्टेंगल जो ऑलरेडी ड्रॉन था, देखिए ये वाला आर वाला रेक्टेंगल, दिस इज आर वाला रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर 20.4 था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास इसका पेरीमीटर जो है वो 20.4 सेंटीमीटर्स आ रहा था, और इस रेक्टेंगल एस का, तो ये आर का पेरीमीटर तो ये है, एस का पेरीमीटर उसने कहा कि 30.6 है। तो ये पिक्चर्स ऐसी बना लिया करो कि ये 30.6 cm ये आ गया, तो एस का पेरीमीटर ये आ गया, आर का पेरीमीटर ये आ गया। अब वो ये कहता है कि देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों कहता है मैथमेटिकली सिमिलर हैं। देखो कोड वर्ड है ये वाला कि ये दोनों मैथमेटिकली सिमिलर शेप्स हैं। तो जब ये सिमिलर का लफ्ज बोले तो हमें दिमाग में वो सारे फॉर्मूलाज ऑफ एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, वो सब आ जाने चाहिए। खैर, उसने हमसे ये पूछा कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एस। तो यहाँ कोई यूनिटरी वूनिटरी मत लगाना, बेशक जवाब सेम आए, बट आपने यूनिटरी नहीं लगाना। जब किसी कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बताया हो तो याद है, फिर उसको फॉर्मूला के थ्रू ही करना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास यहाँ पे, जरा ये देखिए, ये पेरीमीटर, इसको मैं मान लेता हूँ, ये चूंकि पहली दफा मैं पहले नंबर पे लिख रहा हूं तो इसको P1 और इसके पेरीमीटर को P2 कह लेते हैं। अब एस वाले रेक्टेंगल को L1 और इसकी लेंथ, क्योंकि वो लेंथ को सिर्फ इन्वॉल्व कर रहा है ना, तो मुझे बताओ, ये पहली शेप है, एस पहली शेप बनाई है, तो मैंने इसके पेरीमीटर को P1 कह दिया, तो इसकी लेंथ को L1 कहूंगा। आर के पेरीमीटर को मैं अगर P2 कह रहा हूं, तो इसकी लंबाई को L2 कहूंगा। तो बताओ, L2 की लंबाई तो हमारे पास ऑलरेडी आई भी नहीं है। ये जो इसकी लंबाई थी, देखिए वैसे हमें यहाँ लिख लेनी चाहिए थी कि इसकी लेंथ, जो रेक्टेंगल आर की लेंथ थी वो 6.8 cm थी। तो ये 6.8 cm है अगर, तो इसको मैं अब, ये 6.8 cm इसकी L2 आ गई, तो हमने इसकी L1 ये तलाश करनी। देखो इसमें ये नंबरिंग बड़ी मैटर करती है कि जो पहली शेप है उसकी पेरीमीटर को P1 और उसकी लंबाई को L1 कहो। जो दूसरे नंबर पे शेप है उसके पेरीमीटर को, सॉरी, पेरीमीटर को P2 और लंबाई को L2 कहोगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, उसने खुद बताया हुआ था कि ये शेप्स सिमिलर हैं, तो सिमिलर शेप्स के लिए क्या बताया था कि उनके जब आप पेरीमीटर का रेशो लेंगे तो लेंथ्स का रेशो लेके उसका क्या करेंगे, P1 अपॉन P2 इक्वल L1 अपॉन L2, ऐसे नहीं आ जाए। हाँ, ये भी लिख सकते हैं PR अपॉन PS, तो फिर LR अपॉन LS। बट ये एहतियात बड़ी जरूरी है कि देखो, अगर आपने इसके पेरीमीटर को पहले रखा, S के पेरीमीटर को ऊपर रखा और R के पेरीमीटर को नीचे रखा, तो फिर S की लंबाई को ही न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा और उसको, R की लंबाई को, डिनोमिनेटर। यानी ये एहतियात जरूरी है। अच्छा, पेरीमीटर्स का, सिमिलर शेप्स के पेरीमीटर्स का जब रेशो लेते हो तो याद है, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स का रेशो लेकर आप ऊपर कोई टॉप पे इसको ऐसे स्क्वायर या क्यूब नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हो। तो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस के यूनिट्स से याद रखना कि देखिए उनके यूनिट्स में भी ऊपर पावर में सिर्फ 1 होता है, तो फिर इसके लिए लेंथ्स की रेशोस का भी पावर 1 ही होगा। ठीक, तो अब जरा देखिए, आपके पास अब P1 की वैल्यू कितनी है, इट इज 30.6 और P2 है 20.4। अब देखो, ये P1 आपके पास 30.6 था, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया P2 20.4 है, नीचे लिख दिया। L1 कितना है, L1 यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एस फाइंड करना था, तो L1 ऊपर आ गया, और L2 कितना आया, L2 6.8 नीचे आ गया। तो अब इसको क्रॉस करेंगे
तो ये इधर से आ जाएगा आपके पास 30.6 इंटू 6.8 अपॉन 20.4 इज इक्वल टू L1। तो L1 ये कितना आंसर आता है आपके पास? L1 जो है ये आपके पास आ जाएगा ऐसे करके 30.6 इंटू 6.8 डिवाइडेड बाय 20.4, तो ये आएगा आपके पास 10.2 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 जो है 10.2 सेंटीमीटर्स, ये आ जाए। तो L1 आपके पास 10.2 सेंटीमीटर्स ये आ। तो यहां तक क्लैरिटी है सबको कि जी ये कैसे जवाब हमने निकाला? ठीक है, 10.2। ये NFWW इज नॉट फॉर रॉन्ग वर्किंग, पीछे एब्रिविएशन स्टार्ट में दी होती हैं, तो खैर इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। मकसद क्या है कि सारी चीजें ये तो वैसे भी हमें पता है कि करेक्ट वर्किंग करके सही आंसर आना चाहिए। कहता है ACD इज अ ट्राइंगल एंड ADC इज 110। अब देखो ACD आपके पास एक ट्राइंगल उसने कहा हुआ है दिया, और इसमें कहता है ADC एंगल ये 110 डिग्रीज। फिर कहता है EB इज पैरेलल टू DC। देखिए ये जहन में रखें कि EB की लाइन एरो दिया हुआ है, वो कहता है पैरेलल टू ये DC है। अच्छा, अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब है ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होगा, क्योंकि इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स पर तीनों किनारों के एंगल्स आपस में बराबर बराबर होंगे। देखते हैं। और वो कहता है AE इक्वल टू EB। अब देखो इसने ये एक वैसे एक्स्ट्रा बात बताई हुई है कि AE कट मार्क लगाया हुआ है और EA, यानी AE और EB कहते हैं ये दोनों बराबर हैं। तो इस लिहाज से ये तो फिर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन गया। देखिए आइसोसेलेस बन गया। वैसे एक बात ध्यान में रखो कि आइसोसेलेस है। अब वो कहता है फाइंड x गिविंग रीजंस फॉर ईच स्टेप ऑफ इन योर वर्किंग। अब आपने इस x डिग्री एंगल को तलाश करना। देखिए सबसे पहली चीज तो आप ये देखो बच्चों कि अगर ये आपको तलाश करना है ये वाला एंगल, देखिए इसका एक टेक्निक तो ये था कि ये पैरेलल लाइन है सी, और ये पैरेलल लाइन है, और ये इनका ट्रांसवर्सल है। देखो अब ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 होगा ना। देखिए पैरेलल लाइन के एक एंगल अंदर बन रहा है और एक पैरेलल लाइन के बाहर बन, तो ये अगर उनका ट्रांसवर्सल है, एक दफा दोबारा देखो कि ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन है और ये उनका ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल पैरेलल लाइन के अंदर 110 है तो ये पैरेलल लाइन के बाहर भी कॉरेस्पॉन्डिंग 110 नहीं होगा। तो मैं इस एंगल को 110 डिग्रीज ऐसे कह देता। हमने याद रखिए इस x डिग्री तक पहुंचना। अब ये जो उसने एक इंफॉर्मेशन दी थी AE इक्वल टू EB, मैं इसको थोड़ा सा जरा इधर बिगर कर देता हूं कि देखो AE और EB उसने बोला हुआ है कि AE की लंबाई और EB की लंबाई बराबर है। तो ये फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनता बच्चों। अच्छा, अगर ये आइसोसेलेस बनता है तो फिर आपने 180 में से इस 110 को उड़ा देना और डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये दोनों इक्वल एंगल्स नहीं आ जाएंगे। आपको याद है ना कि देखो इस इक्वल लेंथ के सामने इस किनारे पे जो एंगल बनता है ये वाला, और इस इक्वल लेंथ के आइसोसेलेस के सामने कॉर्नर पे जो ये एंगल बनता है, दे आर ऑल इक्वल। तो इसका मतलब है कि अगर ये एंगल और ये एंगल दिया जाए, इसको मैं चलो इनमें से, अब इन दोनों इक्वल एंगल्स में से कोई एक कैसे निकालते थे कि 180 में से 110 उड़ा के डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इन दोनों का पीस इक्वल आ जाएगा। और जब ये पीस आपके पास आ गया तो फिर ये स्ट्रेट लाइन है। देखो ये एंगल पता है तो फिर इस एक्स को ढूंढा जा सकता है। चलिए अब इसके स्टेप्स दिखाते हैं। हमने सबसे पहले ये वाला एंगल तलाश किया था, दिस वन। तो इस एंगल का नाम तो AEB, ये वाला एंगल है। तो आप सबसे पहले उसको स्टेप 1 में ये दिखाओ कि AEB जो है दिस वाज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो रीजन हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन आपने इस तरह से ऐसे लिख देना। अब जब ये आपके पास 110 आ गया तो अब इस एंगल की वैल्यू जो है ये कैसे होगी? सी इस एंगल का नाम है ABE, ये वाला एंगल जो है ABE।
तो अब इस ए बी ई की वैल्यू को हम कैसे तलाश करेंगे? सी दिस इज ए बी ई, तो ये आएगा 180 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होते हैं बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो हैं दे आर इक्वल, ये आ जाएगा ऐसे करके। तो फिर ए बी ई कितना बनता है? ए बी ई जो है ये आएगा 180 माइनस 110, सॉरी 180 माइनस 110 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 35 डिग्रीज ईच। तो ए बी ई 35 आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे इसको भी 35 डिग्रीज लिख लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे 35 डिग्रीज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जब आपने इनके साथ 35 डिग्रीज ईच लिख दिया, तो अब हमें x की वैल्यू तलाश करने में मसला नहीं, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये 35 और ये x दोनों सम 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है। तो 180 में से इस 35 को उड़ा दें तो x निकल नहीं आएगा। तो लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का ये होगा कि x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 35 डिग्रीज। रीजन लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज। तो ये सारी बातें इस तरह लिख के तो x आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 35। स्टेप सब दिखाने हैं, बस में सिर्फ सहूलत ये है कि ये आपके पास ऐसे आ जाए। क्लियर है? 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो जैसे ही x निकल आए 145, उसको फौरन जाकर वहां लिखिए कि ये 145 डिग्री, ठीक है। तो नाउ प्रोसीडिंग टू दिस, कहता है कि EB is 12 cm and DC is 20, फाइंड ED। अच्छा बच्चों, जब आपको इसमें लेंथ ढूंढने को कहे तो पहले तो जरा मार्क करते हैं। चलें, EB 12 cm है, तो जरा देखते हैं EB किधर है। तो देखिए दिस इज EB की लंबाई, तो ये आपके पास उसने 12 cm दिया हुआ। अच्छा, आपको याद था ना कि ये EB की लेंथ और उसने AE की लेंथ को इस सवाल में सिर्फ इक्वल कहा है। वैसे कोई रूल नहीं है कि इक्वल होते हैं, बट इधर कहा हुआ है उसने। तो ये 12 cm है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर ये AE की लंबाई भी हम यहाँ पे 12 cm मार्क कर लें ऐसे कि देखिए A से लेके E तक ये भी 12 होगी। इस तरह से मैंने इसको प्लॉट कर दिया। अब आगे वो कहता है कि DC जो है वो 20 cm। देखिए DC जो है, दिस होल DC, वो कह रहे हैं ये 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको जब ये DC भी दिया हुआ है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, जरा ये देखिए। तो जो अब क्या करने वाले हैं, जरा ये देखिए। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि आपने इधर से काम ये करना है। आप ध्यान से जरा देखिए बच्चों। अब ये हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। देखें, इसमें मैं अगर आपको ये दोनों ट्रायंगल्स को अलग स्केच आउट करके बना के दूं, तो ये एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। दिस इज द स्मॉलर ट्रायंगल जिसका नाम A, E और B है। और दूसरा बन रहा है आपके पास इधर से यूं बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम होगा A, D और C। आपको याद है, अब देखो इसने इस फासले को 12 cm कहा हुआ है, तो ये फासला भी इसमें 12 ही हमारे पास निकल के, क्योंकि उसने खुद कहा था कि ये फासला और ये फासला इक्वल है, तो एक दिया हुआ है तो दूसरा हम उसके इक्वल कर लेंगे। और DC की वैल्यू, ये DC की वैल्यू आपको दी हुई है उसने 20 सेंटीमीटर। अब ये देख के आपसे पूछ हो रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है ED को। वेयर इज ED नाउ? देखिए ED जो है आपके पास ये वाला फासला, दिस इज द डिस्टेंस ED, जो कि वो मालूम करने को आपको कह रहा है, ठीक है। मैं इस ED को सपोज कर लेता हूं कि जी ये x सेंटीमीटर एक फासला, ठीक है। तो गौर से देखिएगा बच्चों कि जब ये छोटा ट्रायंगल मैं इसमें से कंसिडर कर रहा हूँ, ये ABE वाला, तो ये आ गया इसका 12 cm और ये भी इसका 12 cm, ऐसे लगा दिया। और ये जब बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करूंगा ADC पूरा, तो देखिए इसमें से ADC ट्रायंगल जो है वो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जब ऐसे आ रहा है, तो गौर कीजिएगा कि ये AD पूरी लंबाई x प्लस 12 नहीं होगी। तो AD की लंबाई तो x प्लस 12 होगी जो हमने तलाश करनी थी, और आपके पास DC उसकी लंबाई 20 दी। अब देखिए ये गौर से देखिएगा कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। देखिए हम यहां से ये देखेंगे कि ट्रायंगल ये जो AEB है, देखो पहले मैंने एंगल A का जिक्र किया, फिर E का और फिर B का। AEB का ना,
तो ट्राइंगल AEB जो है दिस विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो AEB है तो फिर इधर से ये ADC होगा। एंगल्स का सीक्वेंस बड़ा जरूरी है कि ये ADC के सिमिलर, ये ट्राइंगल्स का सिमिलर सीक्वेंस आएगा इस। तो अब अगर ये हमें पता है कि AEB ट्राइंगल, अब देखिए हम यहां लिख लेंगे कि ट्राइंगल AEB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। देखिए जैसे यहां पे मैंने ये लिखा हुआ, आपके सामने मैंने ये लिखा हुआ है कि देखिए AEB वाला ट्राइंगल ADC के सिमिलर था। तो अगर ऐसा है तो हम एक काम करते हैं कि हमें पता है कि जी जब दो ट्राइंगल्स देखिए ऐसे सिमिलर होंगे तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग रेशोज जो हैं, आपको याद है ये फर्स्ट टू अल्फाबेट्स और फर्स्ट टू अल्फाबेट्स कॉरिस्पॉन्डिंग है, तो AE अपॉन AD ये रेशो इक्वल होगा टू दिस, देखिए EB अपॉन DC। अब EB और DC कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स हैं तो ये इनका रेशो इक्वल होगा, और फाइनली ये इक्वल होगा टू AB फर्स्ट थर्ड अल्फाबेट ओवर AC। इस तरह से आप इनके रेशोज निकाल लेंगे। अब देखिए हम यहां से देख लेते हैं कि AE ओवर AD, जरा ये कितना आता है। देखिए बच्चों गौर से कि AE का फासला 12 है, ठीक है, और पूरे इस AD का फासला x प्लस 12 है। तो आप ये देखिए कि AE इज 12, तो मैं यहां से AE की जगह इस AE की जगह मैं यहां लिख लेता हूं 12, और इस AD की जगह लिख लूंगा जो दिया हुआ है डायग्राम पे x प्लस 12। अब रिमेंबर ये x हमने फाइंड करना है, जो मैंने ED को लेट ED भी x सेंटीमीटर्स यूं कह दिया। तो अब गौर कीजिएगा इक्वल टू, अब देखो ये EB अपॉन DC, अब जरा चेक कीजिएगा हमारे पास EB कितनी आ रही है 12 cm और DC 20 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 अपॉन 20। तो EB अपॉन DC आ जाएगा इधर से 12 अपॉन 20, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 20 इक्वल्स टू, ठीक है जी, ये आएगा 12 इंटू x प्लस 12। अब ये आएगा 12 इंटू 20, देखिए कितना बनता है, ये 12 इंटू 20 बनेगा 240 इज इक्वल टू, ये आएगा 12x प्लस 12 इंटू 12 कितना बनता है 144। तो अब इसको तो सिंपल मैथ्स है, अब इस 144 को इधर ले आइए, 240 माइनस 144 इज इक्वल टू 12x। अब 240 माइनस 144 ये आता है 96 इज इक्वल टू 12x, तो x विल बी इक्वल टू 96 अपॉन 12, तो x विल बी इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि ED का फासला 8 सेंटीमीटर्स ऐसे आ रहा। अब गौर कीजिएगा ED का फासला ऐसे 8 आ रहा है, ठीक है। और पिछला आंसर जो हमारा एंगल्स का था वो 145 डिग्रीज आई गेस आ रहा था पीछे, वो भी हमारा आंसर दुरुस्त है, ठीक है। तो ये आपने बच्चों इस तरह से सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के इसका जवाब निकालना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 8 में कहता है OYC is a triangle. A is a point on OY and B is a point on CY. AB is parallel to OC. AC and OB intersect at X. तो ये सारी बातें उसने डायग्राम पे दी हुई हैं। ये जहन में रखें कि AB की लाइन जो है वो पैरेलल है टू OC। अच्छा, दैट मेक्स दीज टू ट्राइंगल्स, देखिए ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ये भी सिमिलर है, और ना सिर्फ ये बल्कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइनें। ये अब ध्यान में रखिएगा बात। तो वो कहता है सबसे पहले कि प्रूव दैट ट्राइंगल ABX इज सिमिलर टू COX। देखिए ABX, ये ABX है, कहता है ये प्रूव करो कि ये सिमिलर है टू COX। अच्छा, इनकी सिमिलैरिटी कैसे साबित होगी कि देखिए ये दोनों एंगल्स
तो आमने सामने वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। और फिर गौर कीजिएगा कि देखो ये लाइन पैरेलल थी ना, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं होगा। देखिए ये इस तरह दोनों पैरेलल लाइनें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, इक्वल होंगे। और ये वाला जो ट्रिपल आर्क सी मैं बना रहा हूँ, ये इस वाली ट्रिपल आर्क के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं कि नहीं। तो वो कहता है कि प्रूफ करो कि ट्राइंगल ए बी एक्स, अब सी दिस इज ए बी एक्स और सी ओ एक्स, ये सी ओ एक्स कहता है प्रूफ करो कि ये दोनों सिमिलर है। तो ठीक है, हम पहले इस एंगल का नाम लगाते हैं, इसका नाम होगा ए एक्स बी। तो देखिए ए एक्स बी वाला एंगल जो है दिस इज इक्वल टू सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इट इज इक्वल टू सी एक्स ओ। और इसकी रीजन लिखेंगे कि दे आर वर्टिकली opposite angles and vertically opposite angles are equal, ठीक। फिर देखिए कि आपके पास ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल आ रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसका नाम क्या होगा ए बी एक्स और ये सी ओ एक्स। तो ए बी एक्स इज इक्वल टू सी ओ एक्स, ये होगा ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब इस एंगल का नाम क्या होगा, ये जो ट्रिपल आर्क मैंने इसकी लगाई है इसका नाम होगा एक्स ए बी या बी ए एक्स। चलिए इसका नाम बी ए एक्स रख लेते हैं। तो बी ए एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये वाला एंगल बी ए एक्स जो है वो इसके इक्वल है, तो इसका नाम ओ सी एक्स रख लेते हैं, इसका नाम ओ सी एक्स। ये भी रीजन वही है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए ये हमने अब सिमिलर साबित किया बट एंगल्स वाली बात के जरिए। तो हम इसमें वही जुमला लिखते थे कि जी since all the angles in the corresponding corners are equal, hence वो जिन ट्रायंगल्स को कह रहा है वो सिमिलर।